आगे देखते हैं कि इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है। आगे देखते हैं कि इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है। आगे देखते हैं कि इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है। आगे देखते हैं कि इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है और इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की म्यूकोसा इस तरीके से फोल्ड होकर विलाई का निर्माण करती है। विलाई की छोटी छोटी कोशिकाओं से ऐसी उंगली जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्रूनर ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन यानी कि लीवर कुहन की क्रिप्स, ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो बेसिक डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती हैं। इस जूस को इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। इसका पीएच लगभग इसका पीएच लगभग 8.3 होता है। 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 इसका पीएच लगभग 8.3 होता
इस विलाई इस विलाई में इस विलाई में इस तरीके से ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड कैपिलरी में से इधर की ये आर्टरी होती है और ये वेन का पार्ट होता है। बीच की ये जो हरी कलर से दिखाई दे रही है, ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इनसे फैट का सिक्रीशन होता है। नहीं, इनसे इस लिम्फेटिक वेसल्स से इस लिम्फेटिक वेसल्स से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है और इन ब्लड कैपिलरी से बाकी न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस लिम्फेटिक वेसल्स से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। इस लिम्फेटिक वेसल्स से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड कैपिलरी से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है और बाकी न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ डाइजेस्टिव ग्लूकोज सीक्रेट होते हैं, जैसे कि आर्जिनिन एमाइनो एसिड को यूरिया में चेंज कर देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में चेंज कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे कि आर्जिनेज एंजाइम एमाइनो एसिड को यूरिया में चेंज कर देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज कर देता है। वैसे ही लैक्टेज एंजाइम दूध की लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज एंजाइम लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। वैसे ही कुछ ये भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज के एंजाइम कर वैसे ही कुछ ये भी एंजाइम पाए जाते हैं वैसे ही कुछ ये भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन करता है और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स का डाइजेशन करता है। एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। और रूमिनेंट एनिमल्स में और रूमिनेंट एनिमल्स में उसके पास और रूमिनेंट एनिमल्स में सेलुलोज के पाचन के लिए इस और रूमिनेंट एनिमल्स में इस सेलुलोज के पाचन के लिए इस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में र्यूमनोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है। और रूमिनेंट एनिमल्स में और रूमिनेंट एनिमल्स में इस सेलुलोज के पाचन के लिए
इस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में र्यूमनोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सेलुलेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है। यह सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से वर्क करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये म्यूकोसा वाल होती है, सबसे आंतरिक म्यूकोसा वाल में ये सबसे आंतरिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आंतरिक परत होती है जिसे म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा इस तरीके से फोल्ड होकर विलाई का निर्माण करती है और विलाई से छोटी छोटी स्ट्रक्चर लगी होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई भोजन के रास्ते को लंबा कर देती हैं, जिससे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ज्यादा अच्छे से अवशोषण होता है। और और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में ये छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इनसे म्यूसिन का सिक्रीशन होता है और इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है, जिसे सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। इसका पीएच लगभग 8.3 यानी कि 8.3 होता है। और ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो भोजन का डाइजेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी चलता रहता है और एब्जॉर्प्शन भी चलता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन कुछ एब्जॉर्प्शन बचता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जिन एनिमल्स का सीकम एक्टिव होता है उन एनिमल्स में सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है, और जिनमें एक्टिव नहीं होता जैसे कि ह्यूमन में सीकम एक्टिव नहीं होता। ह्यूमन में यहाँ से भोजन कॉलन में आ जाता है। ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, और यहाँ पर छोटा सा कॉलन का पार्ट होता है जिसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई या फिर माइक्रोविलाई नहीं उपस्थित होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से म्यूसन लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई या फिर माइक्रोविलाई नहीं उपस्थित होती हैं, यानी कि एब्सेंट होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूसिन का सिक्रीशन होता है और इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो भोजन का फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि काइम का फर्मेंटेशन करते हैं। जो यहाँ से काइम आता है, यानी कि फूड मटेरियल का फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, जिससे कुछ गैसें बनती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन। ये सभी गैसें स्मॉल इंटेस्टाइन में
ये सभी गैसें लार्ज इंटेस्टाइन में बनती रहती हैं और यहाँ से आके रेक्टम में इकट्ठा होती रहती हैं, जो एनस पार्ट से बाहर निकल जाती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट भी रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनस से बाहर निकल जाता है। जिन एनिमल्स में सीकम जिन एनिमल्स में सीकम एक्टिव नहीं होता, यानी कि ह्यूमन में एक्टिव नहीं होता, उनमें जब फूड मटेरियल यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद कुछ पार्ट भोजन के कुछ पार्टिकल सीकम में आ जाते हैं, जिससे सड़न पैदा हो जाती है। यहाँ पे सड़ने लगता है भोजन, भोजन के वो कण सड़ने लगते हैं। जिन एनिमल्स में सीकम एक्टिव नहीं होता, यानी कि ह्यूमन में एक्टिव नहीं होता, ह्यूमन में जब फूड मटेरियल यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा होता है, तो भोजन के कुछ कण वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आ जाते हैं, जिससे भोजन के कण सड़ने लगते हैं। इस कारण से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इस बीमारी को अपेंडिक्स डिसीज कहते हैं। इस बीमारी में इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे यह डिसीज ठीक हो जाती है, क्योंकि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का ह्यूमन में कोई कारण नहीं होता। और एनस से यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलता है और गैसें भी बाहर निकलती हैं। इस वेस्ट प्रोडक्ट और गैसों को पहचानने के लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें ह्यूमर इस वेस्ट प्रोडक्ट और गैसों को पहचानने के लिए कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें ह्यूमर इन गैसों और वेस्ट प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें ह्यूमेरॉयडल ग्लैंड्स कहते हैं। ये ह्यूमेरॉयडल ग्लैंड्स वेस्ट प्रोडक्ट और गैसों को पहचान कर बाहर निकालती हैं। जब ह्यूमेरॉयडल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ह्यूमेरॉयडल डिसीज हो जाती है। इसी ह्यूमेरॉयडल डिसीज को पाइल्स कहते हैं, या फिर हिंदी में बवासीर कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और यह कार्य किस तरीके से करता है।
अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी वीडियो आए हैं उन सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल स्टडी की गई है। जिनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट को जिनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट को डिटेल में बताया गया है कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और वो कार्य किस तरीके से करते हैं। आगे के आने वाली वीडियो में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लिवर और पैंक्रियाज किस तरीके से वर्क करते हैं। वैसे तो इनके जो डाइजेस्टिव जो सीक्रेट होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन लिवर और पैंक्रियाज के और एक्स्ट्रा कार्य क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनकी अंदर की संरचनाएं किस तरीके से होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है और इनके एक्स्ट्रा कार्य किस तरीके से किए जाते हैं और इनके द्वारा एक्स्ट्रा कार्य किस तरीके से किए जाते हैं। और लिवर के वीडियो के साथ ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बॉडी के दूसरे सिस्टम की स्टडी इसके बाद हम बॉडी के इसके बाद हम बॉडी के दूसरे सिस्टम की स्टडी करेंगे।